आ जाती हैं। हमारा जो अगला सत्र है कांग्रेस संगठन, हम चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा मंच रहेंगे। श्री प्रीतम हैं, जोरदार तालियों के साथ एक बार स्वागत कीजिएगा श्री प्रीतम सिंह जी का। हम चर्चा करेंगे कांग्रेस संगठन और चुनौती पर। स्वागत करता हूँ बहुत बहुत। ये अब उत्तराखंड राज्य अब अगले चुनाव की ओर बढ़ रहा है। 21 साल हो गए उत्तराखंड के गठन को, बहुत सारी चुनौतियां थी। दो पार्टीज रही जिनके बीच मेनली तक विभाजक थर्ड पार्टी भी आई है, आम आदमी पार्टी, वो भी बहुत। बाकी स्टेट्स में हम देख रहे हैं बहुत सारी चुनौतियां निकलकर कांग्रेस के सामने आई हैं। तो जो अब की चुनौतियां हैं कांग्रेस की, हालांकि अभी तक का जो पैटर्न रहा है वो पैटर्न सीसॉ का रहा है, यानी कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। लेकिन लास्ट जीत जो थी भारतीय जनता पार्टी की, एक बड़ी और प्रचंड जीत थी और इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला था। तो वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। मेरे साथ प्रीतम सिंह जी हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं, विपक्ष के नेता हैं। प्रीतम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के इस मंच में। धन्यवाद। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं तो संगठन को बहुत अच्छे से समझते हैं और अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो 2022 अब दूर नहीं है, 4-5 महीने बाद इलेक्शंस होने वाले हैं। एक बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को लास्ट टाइम मिला था, 70 में से 56 सीट बीजेपी जीत कर आई थी। आप ऐसा क्या करेंगे जो इस बार आपकी ओर से, आपके संगठन की ओर से लगातार दावा किया जा रहा है कि नई सरकार में हम वापस आएंगे? 2017 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड के लोगों ने देश के प्रधानमंत्री जी की बातों पर और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के बातों पर विश्वास व्यक्त करते हुए प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का कार्य इस सूबे के अंदर किया है। सरकार बने हुए लगभग 4.5 साल का कार्यकाल होने जा रहा है और जो वादे किए थे उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। किसानों से वादा किया था कि यदि किसान डबल इंजन की सरकार बनाने का काम करेंगे तो हम किसानों का ऋण माफ करेंगे। 2022 तक किसानों की आय दुगना करने का काम करेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। ना तो किसानों का ऋण माफ हुआ और ना ही उनकी आय दुगनी हुई, बल्कि किसानों के हितों के विपरीत 3 काले कानून जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किसानों पर थोपने का काम किया और किसान उसका लगातार विरोध करते आ रहे हैं। लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोगों के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आज भी दिल्ली की सीमाओं पर किसान संघर्ष कर रहे हैं और लगभग 600 किसानों की शहादत हो गई है। सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। जिस तरीके से किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज करने का काम सरकार कर रही है वो आपके सामने है। तो किसान भी आज अपने आप को, मुझे बता रहे हैं, किसान भी आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि नौजवान साथियों से रोजगार का वादा किया था और रोजगार की स्थिति ये है कि पूरे देश के अंदर उत्तराखंड राज्य के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। नौजवान साथी सरकार से रोजगार मांग रहा है लेकिन सरकार पुलिस के बल के माध्यम से उनका दमन करने का काम कर रही है। बैठे हुए लोगों ने दिया था कि बहुत ही महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, उनकी सरकार बनाने का काम किया। जिस गैस के सिलेंडर पर उड़ के गए, मेरा सवाल यही तो है कि इतनी सारी बातें आपने यहाँ पर मुझे बताई, क्या ये विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है कि सरकार की नाकामियों को जनता के बीच लेके जाना। क्या आप ले जा पाए हैं सरकार की नाकामियों को जनता के बीच? मेरा सवाल यही है, क्योंकि वहीं से निर्धारित होगा, वहीं से तय होगा कि हाँ नेक्स्ट टाइम आप आने वाले हैं या बीजेपी आने वाली है। बीजेपी उस मिथक को तोड़ेगी, सीसॉ को, या फिर वो मिथक वो जारी रहेगा जो जब आपने मुझे इस मंच को साझा करने का अवसर दिया है तो कम से कम मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। जी, मैं ये तो कह दूं कि क्या वादे सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किए थे। अगर इस मंच के माध्यम से
ये बात आम जन के बीच में नहीं जाएगी कि क्या वादे किए थे 2017 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने, तो फिर बात आगे कैसे बढ़ेगी? तो 4.5 साल बाद अब याद आ रहा है कि जाना चाहिए। देखिए, ये मंच आपने मुझे इसलिए साझा करने का अवसर दिया कि हम सरकार की नाकामी गिनाने का काम करें। हम 4.5 साल विरोध में रहे, जहां पर हमको विधानसभा में अपनी बात कहनी थी, हमने विधानसभा के अंदर भी पुरजोर विरोध किया और संगठन के माध्यम से सड़क पर भी विरोध किया है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मुझे बोलने नहीं दोगे तो मैं समझता हूँ कदापि नहीं सर, मैं तो आपको अकेले बिठाया है, सिर्फ आप ही बोल रहे हैं। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं, मैं इससे सहमत नहीं। आपने मुझे आमंत्रित किया, मैं आपके साथ मंच शेयर कर रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं बात ही पूरी नहीं बोलने दे रहे। अभी तो मैंने शुरुआत की है। अभी तो मैंने कहा कि महंगाई का कम करने का वादा किसने किया था? जो गैस का सिलेंडर हम 4 वो गैस का वो गैस का सिलेंडर आज 1000 रुपए में आम आदमी को मिल रहा है। पेट्रोल सेंचुरी पार कर चुका है। 90 से 100 के बीच में डीजल खेल रहा है। खाने का तेल जो है 200 रुपए लीटर हो गया है। आप मुझे ये बताइए, जो महंगाई की दर बढ़ी है उसमें उत्तराखंड राज्य नंबर 1 पर है, तो कैसे महंगाई कम होगी बताएं ना। सत्ता में बैठे हुए लोग, यही वादा तो क्या था 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी से जो है। अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त, विकास के कार्य अवरुद्ध, कोरोना की महामारी से लड़ने में सरकार पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की बात कही, 100 दिन के अंदर लोकायुक्त लाने का वादा किया था। आज 4.5 साल हो गए, लोकायुक्त का कहीं अत पता नहीं है। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग में जो भ्रष्टाचार हुआ, और भ्रष्टाचार के इतर मैं कहना चाहता हूं, जो कोरोना की महामारी पूरे देश के अंदर फैली, जिसमें कई परिजनों ने अपने प्रियजनों को खोने का काम किया, वो आपके सामने है। भू कानून को लेकर के लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जो है सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। सारे के सारे कर्मचारी आए दिन सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। इस सरकार ने दिया क्या इस प्रदेश को? जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। बड़ी लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। हाँ, इस सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में 3 मुख्यमंत्री इस प्रदेश को दिए हैं। बताएं, सत्ता में बैठे हुए लोग, जो पहले मुख्यमंत्री थे, यदि वो सक्षम थे तो क्यों हटाया गया? जब दूसरे मुख्यमंत्री को लाया गया, अगर वो सक्षम थे तो 4 महीने में उनको बदलने का काम क्यों किया गया? और जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस बात को कहता है कि हमने तीरथ सिंह रावत को इसलिए हटाया क्योंकि संवैधानिक संकट की बात उन्होंने कही। और मैं कहना चाहता हूं, आपके मंच के माध्यम से उत्तराखंड के लोगों से कहना चाहता हूं, कोई संवैधानिक संकट नहीं था। तीरथ सिंह रावत जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री बनने के बाद सल्ट का विधानसभा उपचुनाव हुआ था। मुख्यमंत्री उस उपचुनाव को लड़ सकते थे और संवैधानिक संकट से बचा जा सकता था। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने मुख्यमंत्री जी के 4 महीने के जो कार्यकाल को देखा, उसका आकलन किया। वो समझ गए कि अगर इनको लंबे समय तक रखा तो फिर जो स्थिति होगी भाजपा है। नहीं, संवैधानिक संकट की बात कही ना उन्होंने कि हटाया हमने इसलिए संवैधानिक संकट था। हाँ, हार का डर था इसीलिए तो नहीं लड़े। संवैधानिक संकट से बचा जा सकता था, लेकिन हार का डर सता रहा था। ये है। अब तीसरे मुख्यमंत्री को हमको दिया है, उनके पास समय नहीं है, और जिसके पास समय ना हो वो फिर क्या करेगा प्रदेश? तो आज प्रदेश के लोग भाजपा के चाल चरित्र चेहरे को पहचान चुके हैं और निश्चित रूप से उन्होंने मन बना लिया है कि 2022 में परिवर्तन करना है। और इस परिवर्तन के लिए कांग्रेस ने इस प्रदेश के अंदर परिवर्तन यात्राओं को संचालित करने का काम किया। 2 फेज की परिवर्तन यात्रा हमारी हो चुकी है। उन 2 फेज की परिवर्तन यात्राओं में जिस तरीके से लोगों का
जन सैलाब बढ़ करके आ रहा है, लोगों का प्यार स्नेह आशीर्वाद कांग्रेस को मिल रहा है। ये इस बात का संकेत है कि 2022 में कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। आपने फेज की बात की, मैं फेस की बात पूछ रहा हूं, कोई फेस रहेगा आपका? इस प्रश्न को आप कितनी बार पूछोगे? हाँ, हमारे पास फेस है सोनिया गांधी का, हमारे पास फेस है राहुल गांधी, और हम सामूहिक नेतृत्व में चुनेंगे और जीत करेंगे। आप बात करते हैं सामूहिक नेतृत्व की। हरीश रावत कहते हैं कि सामूहिक नेतृत्व केस होना चाहिए जिस पर हमको ये संगठन के अंदर इस तरह की मतलब खींचतान क्यों है? देखिए, हरीश रावत जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं, वो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, CWC के सदस्य हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं से राष्ट्रीय नेतृत्व को अवगत कराया। अंतोगत्वा निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व ने लिया है, और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जब ये निर्णय लिया कि सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे, उसके बाद आपने हरीश रावत जी से कभी ये नहीं सुना होगा कि जो है चेहरा घोषित किया जाए। हरीश रावत जी बड़ा दूर दूर दिखते हैं चुनावों से, ऐसा क्यों? उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं और ये बात आप खुद कह रहे हैं कि एक वरिष्ठ नेता हैं, बड़ा कांग्रेस के लिए हैं, लेकिन भी दूर दिखते हैं उत्तराखंड से। देखिए, दूर नहीं दिखते हैं। मैंने कहा कि हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उन पर पंजाब जो प्रांत है उसका भी प्रभार है, उनके पास पंजाब का प्रभार है, तो स्वाभाविक बात है उनको वो भी देखना होता है। और चुनाव अभियान समिति के वो उत्तर हैं, तो निश्चित रूप से उसको भी निभाने का काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए, हमारे बीच में समन्वय है, माध्यम से हम 2022 फतेह करने जा रहे हैं। नहीं, लेकिन कुछ नाराज से नजर आते हैं हरीश रावत। मैंने कई मौकों पर उनके अखबारों में स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, और मैं अपना मूड़ा साथ लेकर चलता हूं, मैं उसमें बैठ जाऊंगा। इस पारी में तीसरे चीफ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, तो इसको फिर कैसे आप भुनाएंगे? आपने यहाँ बैठ के बोला, आपने पब्लिक के बीच बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, अगर नाकामी है तो आप नाकामी को जनता के बीच लेकर, और संगठन के माध्यम से जो है लगातार इन बातों को उठाने का काम कर, पहले पर प्रहार कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, और दूसरे मुख्यमंत्री जी ने जो गुल खिलाए उसको स्वतः ही जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने बदलने का काम किया। अब तीसरे मुख्यमंत्री हैं, वो भी कटघरे में खड़े। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले अनिल बलूनी जी ने कहा था एक बात कि अब हमको फुल स्टॉप का बोर्ड लगाना पड़ेगा, इतने लोग हमारे पास आ रहे हैं कांग्रेस और दूसरी पार्टियां छोड़ के, हमको फुल स्टॉप का बोर्ड लगाना पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों राजकुमार एक विधायक हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो चुनाव से एन पहले अगर इस तरीके से इधर फेरबदल होगा तो ऐसे नहीं लगता कि नुकसान होगा संगठन को कुछ? एक इस देश के लोकतंत्र को जरा बड़े नजदीक से आप देखने का काम। भारतीय जनता पार्टी को जहां पर जनमत नहीं मिलता है, वहां पर वो धनबल के माध्यम से सरकारों को गिराने का काम करते हैं। ये भाजपा का चरित्र है। उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार को जो धनबल के माध्यम से गिराने का काम किया, आपने कर्नाटक में हमारी सरकार को गिराने का काम किया, आपने जो है गोवा में सबसे बड़ा दल कांग्रेस था, वहां पर भी आपने धनबल के माध्यम से जो ये खेल खेला है। तो आप देख लीजिए, भाजपा को कहीं पर जो है बहुमत नहीं मिल रहा है। झारखंड उदाहरण है, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ में आ जाइए, राजस्थान में आ जाइए, मध्य प्रदेश में आ जाइए, कर्नाटक में आ जाइए, महाराष्ट्र में आ जाइए, यहाँ पर सरकार नहीं बना पाई थी भाजपा, लेकिन जहां पर भी बनाई वहां धनबल के माध्यम से, तोड़ फोड़ के माध्यम से बनाने का काम आपने किया, और इसका हश्र आपने उत्तराखंड में भी देखा। नहीं, एक ये भी एक परसेप्शन बनता जा रहा है कि जो आपकी टॉप लीडरशिप है दिल्ली, वो बहुत से मामलों को लेकर उदासीन रहती है, चाहे पंजाब का मामला हो, बाकी स्टेट्स के जहां भी आपने नाम लिए, तो बहुत उदासीनता वहां पर देखी गई। सिद्धू ने विरोध किया तो कैप्टन का इस्तीफा ले लिया, अब सिद्धू साहब ने भी अपना इस्तीफा दे दिया। तो इतनी मतलब, और चाहे मैं राजस्थान की बात कर लूँ, राजस्थान वाले मामले में भी ठीक ऐसे ही देखा गया था कि टॉप लीडरशिप टाइम नहीं दे रहे, राहुल गांधी टाइम नहीं दे रहे हैं, प्रदेश में जो भी चल रहा है वो चलने दो। इसलिए शायद कांग्रेस की स्थिति इतनी आ गई है। राजनीति में हार जीत एक, हम चुनाव मैदान में जाते हैं, कई बार हम चुनाव हारते हैं और कई बार हम चुनाव जीतते हैं, लेकिन हार जीत से अगर आप ये मैं हार जीत की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं उसी पे भी आ रहा हूं, ये आकलन करेंगे कि राजनीतिक भविष्य जो है राजनीतिक दल का क्या होगा। आपने कहा, सही बात है, आपने कहा कि जो है
हमने जो है पंजाब में देर से निर्णय लिया। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर निर्णय लेता है और निर्णय लेते समय कहीं पर अगर कोई बात हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेने में सक्षम नहीं है। राष्ट्रीय नेतृत्व बड़े गहन मंथन के बाद निर्णय लेता है। और मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह सकता हूं कि जब हमारी नेता इंदिरा हृदय जी का आकस्मिक निधन हुआ, उसके बाद हमारे यहाँ जब निर्णय लिया गया तो उसमें 1 महीने का समय लगा। बहुत सारे लोगों ने चुटकी ली कि कांग्रेस जो है नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। मैंने ये बात क्यों कही कि हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। लेकिन बड़े सोच समझदारी के साथ दिए गए निर्णय का परिणाम ये है कि नेता प्रतिपक्ष भी उत्तराखंड राज्य के अंदर है और अध्यक्ष का भी जो है चुनाव किया गया। कोई जो है यहाँ पर उस तरीके की बात नहीं हुई जो भाजपा में आपको देखने को मिली। क्योंकि भाजपा ने अविवेकपूर्ण तरीके से उत्तराखंड राज्य के अंदर मुख्यमंत्रियों का चयन करने का काम करा, उनको थोपने का काम किया। उसका परिणाम है कि हमको 3 मुख्यमंत्री 4.5 साल की अवधि में भाजपा की सरकार ने देने का काम किया। यही फर्क कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, मैं तो चाहूंगा आप इस मुद्दे को जनता के पास लेकर जाएं। मैं तो खुद इस बात को मानता हूं कि अगर 2-2 साल में सीएम चेंज होंगे एक एवरेज, तो राज्य का विकास कैसे होगा? ये तो खुद मानना है। 21 साल में 11 सीएम चेंज हो चुके हैं। एवरेज 2 साल एक सीएम को काम करने का मौका नहीं मिलता है। अगर नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तो विकास प्रभावित होगा उत्तराखंड राज्य का। आप मानते हैं इस बात को? नहीं, देखिए, राजनीतिक परिस्थितियों में यदि 4 साल तक कोई मुख्यमंत्री प्रदेश में रहा और कोई खामी नजर नहीं आई, उसके बाद उसको हटा दिया जाता है। आप मुख्यमंत्री को लाते हैं, 4 महीने में आप उसको हटाने का काम करते हैं और ये कह करके कि संवैधानिक संकट है, इसको कह करके हटाते हैं, जो किसी के गले नीचे नहीं उतरता। तो जिस तरीके से मनमाने तरीके से होता है, जब आदमी सत्ता के मद में मदमस्त हो जाता है तो इस तरीके के निर्णय थोपने का काम करते हैं, तो उसका नतीजा जो है भुगतना पड़ता है। सही बात आपने कहा कि अगर हम जल्दी जल्दी मुख्यमंत्रियों को बदलने का काम करेंगे तो प्रदेश का विकास उससे प्रभावित होता है, इसमें कोई संशय दो राय नहीं। अच्छा, अब एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी, वो भी उत्तराखंड में ताल ठोक रही है, दावा कर रहे हैं, और फॉर्मूला वही है जो दिल्ली का है, फ्री वाला फॉर्मूला, फ्री बिजली पानी। तो ये फ्री बिजली पानी वाला जो फॉर्मूला है, ये आपको लगता है कि किसी तरीके से कांग्रेस के चुनावी अभियान को प्रभावित करेगा या पब्लिक को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा? दिल्ली में तो ये चल रहा है, इसलिए मैंने पूछा। उत्तराखंड राज्य के अंदर जिस राजनीतिक दल का आपने जिक्र किया, उस राजनीतिक दल का उदय सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ है और आज भी वो राजनीतिक दल सोशल मीडिया तक सीमित है। आप मुझे बताइए, देहरादून के अंदर 10 विधानसभाएं हैं, मुझे बता दीजिए 10 प्रत्याशी कौन से हैं उनके जो चुनाव मैदान में उतरेंगे? बता दीजिए। आएंगे, उनसे भी पूछेंगे, उनको भी बुलाया हमने। वही मैं बोल रहा हूं, उन्होंने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके जो है रास्ता ब्लॉक कर दिया। वो यही कह रहे हैं कि देखिए, हमने सीएम का चेहरा घोषित कर दिया, बाकी दोनों पार्टियों को देखिए, मैं कुछ वही पता ही कह नहीं रहा है। हूं, मैं वही कह रहा हूं, उसी की परिणति आप देखेंगे कि आपका कोई भविष्य इस राज्य के अंदर नहीं है। फ्री बिजली और पानी, दिल्ली की परिस्थिति में उत्तराखंड की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। और उत्तराखंड के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सचेत हैं, स्वाभिमानी है। लालच देकर उनके वोटों को खरीदा नहीं जा सकता है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं और जब वोट की बात आती है तो वोट के माध्यम से चोट करने का भी काम करते हैं। नहीं, आपने मतलब ताकत परख ली है उनकी। कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि जिस राजनीतिक दल के पास 70 लोग विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं है, उस राजनीतिक दल का अस्तित्व क्या होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से आपके संगठन पे आ रहा हूँ, क्योंकि कुछ नाराजगियां भी सामने आई हैं और किशोर उपाध्याय जी का स्टेटमेंट था पिछले कुछ दिनों, आपको भी नॉलेज में होगा, कि मैं बेइज्जत महसूस करता हूं कांग्रेस में खुद को। आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अगर इस लेवल का नेता इस तरह की बात कहता है तो मुझे लगता है कि शायद कुछ ना कुछ तो है अंदर, और इस पर सवाल भी बनता है और इस पर जवाब भी मुझे आपसे चाहिए। देखिए, किशोर उपाध्याय जी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के हमारे बड़े नेता हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं से जो उनको महसूस हुआ
उसको जो है राष्ट्रीय नेतृत्व के सम्मुख रखने का काम किया है। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व किशोर उपाध्याय जी की भावनाओं के अनुरूप और वो जिस चीज से आहत हैं उसके अनुरूप कार्य करते हुए उनको जो है समायोजित करने का काम भी करेंगे। और उनके परिप्रेक्ष्य में मैं इतना ही कह सकता हूं कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने सदैव किशोर उपाध्याय जी को सम्मान देने का काम किया और किशोर उपाध्याय जी हमारी एक बहुत बड़ी धरोहर है। देखिए, अभी यहीं बैठे बैठे बातचीत में दो नाम सामने आ गए। तो हरीश रावत जी, जब मैंने उनके बारे में आपको कहा कि वो मूड़ा लेके साथ चलता हूं, तो आप कह रहे हैं कि आप गलत निहितार्थ निकाल रहे हैं। अब किशोर उपाध्याय जी के नाम, दो बड़े नेता अगर लगभग में इस तरह की बात करते हैं तो फिर ये बात आपको भी जाती है, मुझे भी जाती है, पब्लिक की भी जाती है। तो पब्लिक इन्हीं बातों से परसेप्शन बनाती है किसी भी दल के लिए। देखिए, मैंने कहा कि हरीश रावत जी भी कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और वर्तमान में महामंत्री हैं, CWC के सदस्य। कोई नाराजगी का प्रश्न ही नहीं उठता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व समय समय पर उनसे संवाद भी स्थापित करने का काम। आप राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं, मैं तो फिर से उसी पर आता हूँ। यूपी में चुनाव और उत्तराखंड में चुनाव लगभग बराबर टाइम पे होने वाले हैं। प्रियंका गांधी जी की सक्रियता वहां पर खूब नजर आती है, लेकिन यहाँ नहीं आती। आपने नाम लिया कि हमारा चेहरा सोनिया गांधी है, क्या वो रैली करने आएंगी यहाँ पर? मोदी जी तो आ रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव हैं और वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। वो प्रभारी के रूप में वहां पर सक्रिय हैं। देवेंद्र यादव जी उत्तराखंड के प्रभारी हैं, वो प्रभारी के रूप में यहाँ पर सक्रिय हैं। हमारे साथी किशोर उपाध्याय जी हमारे पूर्व जो है अध्यक्ष भी हैं, वो यहाँ पर सक्रिय हैं। हरीश रावत जी हमारे चुनाव संचालन समिति के प्रभारी हैं, वो उस रूप में यहाँ पर सक्रिय है। हर आदमी अपनी अपनी जगह पर सक्रिय है, कोई मतभेद नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, 2022 में उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी होने जा रही है। ठीक है, आपने इस बात को कहा कि 2022 में वापसी होने जा रही है, लेकिन मैं पूछूंगा क्या फैक्टर्स हैं कि आप इतना मजबूती से दावा कर रहे हैं? क्योंकि आप फेस की बात करते हैं तो क्या बड़े नेता आएंगे यहाँ पर रैली करने? पश्चिम बंगाल में हमने देखा था क्या हुआ। पश्चिम बंगाल में लोग तकते रह गए कि राहुल गांधी आएंगे। बिल्कुल एंड टाइम पर जब 3, 4, 5 फेज हो चुके थे, तब राहुल गांधी पहुंचते हैं वहां पर। मुझे ऐसा रीजन? आपने पश्चिम बंगाल का जिक्र करा, मुझे बताइए भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कौन सा चेहरा था जो पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, नहीं गया? मैं वही तो कह रहा हूं ना, मैं वही कहा कि नहीं, वो गए, आप नहीं गए। नहीं, हश्र क्या हुआ? हश्र क्या हुआ? हश्र ये हुआ कि तो आपके सामने है ना। 3 से 76 में पहुंच गए। आप निश्चिंत रहिए। 3 से 76 में मैं पहुंच वही गए कह सर। रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर राहुल गांधी भी आएंगे, प्रियंका गांधी भी आएंगी और जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो भी आएंगे। और जो जिम्मेदारी हम लोगों को सौंपी है, हम भी पूरी मजबूती के साथ खम्भ ठोक करके भाजपा को परास्त करने का काम करेंगे। कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? मैं बताना चाहता हूं जी कि जिस तरीके से परिवर्तन यात्रा में लोगों का प्यार सने उमड़ करके आया, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हम 60 से ज्यादा सीटें ले जाएं। यानी कि पिछली बार बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया था, इस बार आप रिकॉर्ड बनाएंगे? हाँ, इसमें क्या बात है? क्यों, आपको कोई संशय है इसमें? नहीं, बिल्कुल संशय नहीं है। आप एक बात मैं तो उसको रिपीट कर रहा हूं कि पिछली बार बीजेपी ने बनाया था, इस बार आप कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाएंगे। तो अब तैयारी क्या है? बहुत कम टाइम बचा है, मेरे ख्याल से 4 या 5 महीने का वक्त उत्तराखंड के चुनाव में बचा हुआ है। किस तरह की तैयारी है? क्या चीज आप पब्लिक के बीच लेकर जाने वाले हैं कि हाँ हमको वोट दो? देखिए, इस राज्य के अंदर, और मुझे, चलिए आप इसका जवाब दीजिए, फिर मुझे कुछ और चीज जाननी है आपसे। इस राज्य के अंदर कांग्रेस को 2 बार सरकार बनाने का अवसर मिला और भारतीय जनता पार्टी को 3 बार सरकार बनाने का अवसर मिला। एक बार अंतरिम सरकार जो 17 महीने चली, उसमें 2 मुख्यमंत्री हमको मिले। दूसरी बार 7 से 12 में भाजपा की दूसरी सरकार रही, उसमें 3 मुख्यमंत्री मिले। और जो ये तीसरी सरकार 17 से 22 के बीच वाली है, इसमें भी 3 मुख्यमंत्री हमको मिले।
तो जनता इन तीनों ही कार्यकाल में जो भाजपा की सरकार है उसके द्वारा किए गए कृत्यों का बड़ी नजदीकी से अवलोकन कर रही है। हमको 2 सरकार बनाने का अवसर मिला, एक 2002 से 2007 के बीच में, एक 12 से 17 के बीच में। इन 2 सरकारों में जो हमने किया वो भी आम जन के सामने है, और मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकारों में और भाजपा की सरकारों में जमीन आसमान का फर्क रहा। हमने में आने काम कर रहे हैं। चलिए, आपने वक्त दिया प्रीतम सिंह जी, और बहुत सारी बातें आपने की, और क्या विजन है कांग्रेस, चुनौतियां, डिटेल में बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया, और 2022 के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, Thank थैंक you. यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया श्री प्रीतम सिंह जी। देखिए, राजनीति में मतभेद, मनभेद, सभी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कोशिश ये रहनी चाहिए, बशीर बद्र साहब का एक शेर भी है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तालमेल रहना चाहिए। हम अपने अगले सत्र की ओर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगले सत्र में हम कुछ और गहन विषयों पर मंथन करेंगे।